Welcome to your own channel Sharma's Gurukul. This is a lecture for class 10th basis. Previous lecture में class 10th के हमने acids discuss किया था. We have talked about acid. It is about the lesson acid, bases and salts. उसका acid part जो है वो हमने previous lecture में cover किया है. If you want to refer that, link will be provided in the description. You can refer it. But today we are going to talk about the bases, है ना. bases के बारे में बात करेंगे. तो bases के अंदर ये वो compounds है जो हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं. ठीक है. अब ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोनियम आयन कौन देता है? हाइड्रोनियम आयन मीन्स H3O+. दिस इज गिवन बाय एसिड्स, है ना. एसिड्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ है. What are acids? They are the compounds which can donate hydronium ion. Actually, they donate H+ ion. लेकिन ये H+ ion क्या होता है? It is quite unstable. तो वो क्या करता है? वाटर के साथ में एसोसिएट होकर क्या बना लेता है? हाइड्रोनियम आयन, है ना. इसका स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ा हुआ है ना. केमिकल बॉन्डिंग वाले लेसन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर इसका एग्जाम्पल आता है हाइड्रोनियम आयन का. ठीक. तो अब ये हाइड्रोनियम आयन जो होता है ये एसिड्स देते हैं. दे हैव पॉजिटिव आयन. उनका कोई भी कंपाउंड बनता है किससे? कैटायन और एनायन से. तो एसिड्स वो कंपाउंड है जिनमें कैटायन क्या होगा आपका? इसेंशियली हाइड्रोनियम हाइड्रोजन आयन होगा. तो बेसिस वो कंपाउंड है जो हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट करते हैं. दैट मीन्स दे रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, है ना. अब वाटर बना रहे हैं मतलब डेफिनेटली ये जो हाइड्रोनियम आयन है H3O+, इसके साथ में हमें क्या चाहिए? हाइड्रोक्सिल आयन चाहिए. जब ये कंबाइन होंगे आपस में तो हमें क्या मिलेंगे? वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे. इसका मतलब क्या हुआ? बेस वो कंपाउंड है जिसके पास क्या है? हाइड्रोक्सिल आयन है. अब अगर हम लोग बात करें, ये तो उसका निगेटिव रेडिकल हो गया. कंपाउंड बोल रहे हैं मतलब पॉजिटिव रेडिकल भी चाहिए. तो बेसिस जो होते हैं इनमें पॉजिटिव रेडिकल जो होता है वो उनका मेटल होता है ना. मेटालिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर कॉल्ड एज बेसिस, है ना. अब मेटालिक हाइड्रोक्साइड ऐसा नहीं कि सारे के सारे हमारे पास एग्जाम्पल भी एक्सेप्शन भी है. अमोनियम आयन जो होता है वो अमोनियम का जो हाइड्रोक्साइड है NH4OH, दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द कंपाउंड्स विच इज मेड अप ऑफ ए नॉन मेटालिक पॉजिटिव पार्ट, है ना. उसके नॉन मेटालिक पॉजिटिव पार्ट होते हुए भी वो क्या है? बेस, बिकॉज इट कंटेन हाइड्रोक्सिल आयन. अदरवाइज हम जो मैक्सिमम बेसेस देखते हैं वो क्या है भैया? KOH है अपने पास में, NaOH लेबोरेटरी में आप लोग फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं. NaOH और NH4OH का तो बहुत ज्यादा यूटिलिटी होती है लैब के अंदर टेस्टिंग के लिए, है ना, पॉजिटिव आयंस के. तो ये NaOH, इसमें पॉजिटिव हिस्सा क्या भैया अपने पास में? Na, सोडियम. ये रहा आपका पोटेशियम. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो CaOH ट्वाइस हो गया. तो ये कैल्शियम क्या? अगेन ए कैटायन, मतलब पॉजिटिव आयन. तो पॉजिटिव आयन क्या है? सारे के सारे मेटल है, मतलब मेटल के हाइड्रोक्साइड्स, मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स एंड मेटालिक ऑक्साइड्स. मेटल ऑक्साइड मतलब जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड हो जाएगा. सो ऑल दीज आर दी बेसिस, है ना. ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? बेसिस की कैटेगरी में आते हैं. एंड दे रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. ये आपने कई बार पढ़ी हुई रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना. तो न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है? सॉल्ट एंड वाटर बनता है. एसिड का पॉजिटिव हिस्सा और बेस का नेगेटिव हिस्सा आपस में रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं, और जो बचे हुए हिस्से है वो आपस में कंबाइन होकर के क्या बना रहे हैं? सॉल्ट. इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन कि मान लो NaOH आपने एक बेस लिया है, इट रिएक्ट विद एसिड HCl है. अब देखना एसिड का H पॉजिटिव हिस्सा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का नेगेटिव हिस्सा, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर के इन्होंने क्या बना लिया? वाटर बना लिया. अब बचा क्या है? दिस इज द पॉजिटिव आयन इन द बेस एंड द नेगेटिव आयन इन द एसिड. इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा एंड यू विल गेट ए सॉल्ट. तो इस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है. ठीक. तो ये हो गया इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द बेसिस. नाउ विल टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस. क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस करेंगे. इसमें 3 वेराइटीज हैं. डिफरेंट बेस्ड ऑन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स विल क्लासिफाई द बेसिस. उसमें सबसे पहले जो बात है
दैट इज बेस्ड ऑन दी स्ट्रेंथ। ठीक है, तो स्ट्रेंथ पर बेस्ड अगर हम क्लासिफिकेशन करें बेसिस का, तो दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से हो गए, जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाए, वो स्ट्रॉन्ग बेसिस। हमने एसिड वाले कंसेप्ट में भी ये चीज पढ़ी है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड जिनमें आयनाइजेशन कंप्लीट होता है वो कंपाउंड्स कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं, और जिनका आयनाइजेशन वीक होता है, इनकम्प्लीट होता है, रिवर्सिबल होता है, वो कैसे होते हैं, वीक होते हैं। तो यहाँ बेस में भी वही चीज एप्लीकेबल है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाले कौन से होंगे, जिनमें आयनाइजेशन कंप्लीट होगा, लाइक NaOH, KOH। अगर आपको एक हिंट के लिए बता दूं कि जैसे ग्रुप 1 के जो मेंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा हाईली मेटालिक इन नेचर है, तो उनके जो ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड होंगे दे विल बी स्ट्रांगली स्ट्रॉन्ग बेसिस, है ना। और वीक वाली कैटेगरी में कौन आ जाएंगे, वो कंपाउंड्स जिनका आयनाइजेशन कंप्लीट नहीं होता है। तो इसके लिए हमारे पास एग्जांपल है नॉन मेटालिक बेस का, जो हमने देखा था NH4OH। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दी वीक बेस। आपको बहुत आसानी से याद भी रह जाएगा, क्योंकि लैब में हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं इसको, कहीं ना कहीं अलग अलग टेस्टिंग के लिए, पॉजिटिव आयन की डिटेक्शन के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, है ना, अल्कलीज को। तो ये हो गई स्ट्रेंथ पर बेस्ड उनकी क्लासिफिकेशन। अब दूसरा क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें तो कंसंट्रेशन के बेस पर कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन अगर हम करें तो क्या होगा, कंसंट्रेशन पर बेस पर क्या होगा, एक तो कॉन्सेंट्रेटेड और दूसरा हो जाएगा डाइल्यूट। तो ये तो क्या होता है, इसका स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज जस्ट दी डिपेंडिंग अपॉन दी रेशियो, है ना, उसके सॉल्वेंट वाटर के अंदर कितना क्वांटिटी वाटर और कितना आपका प्योर सब्सटेंस है, इस पे डिपेंड करेगा इफ इट इज कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड बोला मीन्स मोर क्वांटिटी ऑफ द बेस एंड लेस क्वांटिटी ऑफ ए बेस एंड लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर हो गया। और डाइल्यूट के अंदर क्या हो जाएगा, लेस क्वांटिटी ऑफ बेस एंड मोर क्वांटिटी ऑफ वाटर हो जाएगा, है ना। तो वो डाइल्यूट आपका बेस जो है हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में एक लास्ट कैटेगरी है बेस्ड ऑन द एसिडिटी ऑफ द बेस। हमने, अगर आपको याद हो तो एसिड्स के अंदर हमने वो जो क्लासिफिकेशन किया था दैट वाज बेस्ड ऑन द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। बेसिसिटी ऑफ एन एसिड क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज दी हाउ मेनी हाइड्रोनियम आयंस आर डोनेटेड पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल अगर एक हाइड्रोनियम आयन देता है तो मोनोबेसिक, 2 देता है तो डाइबेसिक, 3 देता है तो ट्राइबेसिक। इन द सेम वे हियर विल डिफाइन क्लासिफाई बेसिस ऑन द बेस्ड ऑफ देयर एसिडिटी। अब एसिडिटी के हिसाब से अगर हम लोग क्लासिफाई करने की कोशिश करें तो हमारे पास कैटेगरीज अलग अलग आ जाएंगी, मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक, ट्राई एसिडिक बेसिस। ठीक है, अब मोनो एसिडिक बोला मतलब उसके कंपाउंड में डिसोसिएबल OH माइनस आयन केवल 1 है, एक ही है। तो अपने पास एग्जांपल क्या हो गया भैया मोनो एसिडिक का, NaOH, KOH। इसमें क्या है, एक ही OH है, इसका अगर डिसोसिएशन करोगे तो Na प्लस OH माइनस, ओनली 1 OH माइनस गिवन। KOH में क्या होगा डिसोसिएशन, K प्लस प्लस OH माइनस, एक ही OH माइनस आपको मिल रहा है, सो दैट इज कमिंग अंडर मोनो एसिडिक बेसिस। अब अगर डाई एसिडिक की बात करें तो जैसे मान लो CaOH ट्वाइस है तुम्हारे पास, तो इसका अपन आयनाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, Ca2 प्लस प्लस 2OH माइनस। इधर देखो क्या दिख रहा है तुमको, 2 OH माइनस आयन, 2 हाइड्रोक्सिल आयन फर्निश किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, डाई एसिडिक बेस की कैटेगरी में आ जाएगा। अब ट्राई एसिडिक की कैटेगरी में अगर हम बात करें, इसका और एक एग्जांपल अगर हम देखें तो ZnOH ट्वाइस इस कैटेगरी में आ जाएगा। अब अगर ट्राई की बात करें तो FeOH थ्राइस है, फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे 3 OH हमको दिखाई दे रहे हैं, दैट मीन्स इट विल फर्निश 3 हाइड्रोक्सिल आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। उसके सोल्यूशन के अंदर एक मॉलिक्यूल आपको 3 हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है, सो इट इज ट्राई एसिडिक बेस। तो ये था जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ दी बेसिस। ठीक है, बेसिस क्या है भैया, इसेंशियली ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर फर्निशेबल OH माइनस आयन अवेलेबल होना चाहिए। मतलब है, दिस इज नॉट द सफिशिएंट कंडीशन, दिस इज
बेसिस को, जैसे हमने एसिड में भी बोला था कि H प्लस होना या हाइड्रोजन किसी मॉलिक्यूल में होना, दैट इज नॉट द सफिशियंट कंडीशन फॉर दैट कंपाउंड टू बी एसिडिक और बेसिक। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास वाटर है कि अगर वाटर की हम बात करें तो बेसिकली वाटर बना किससे है? वाटर इज मेड अप ऑफ H एंड OH, राइट? वाटर कैसे बना है? एक H है एंड इज कनेक्टेड टू OH, मतलब आपके पास H भी है, OH भी है, लेकिन दिस मॉलिक्यूल इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, क्योंकि इस मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन ही नहीं होता भैया। ना ही ये H को रिलीज करेगा ना OH को रिलीज करेगा। तो जब वो रिलीज ही नहीं कर रहा है तो वो ना एसिड जैसा बिहेव कर पाएगा ना बेस जैसा कर पाएगा। हाँ, अगर हम कोई पर्टिकुलर सिचुएशंस अप्लाई कर दे तो उस सिचुएशन में अगर ये H प्लस आयन इससे दूर हट करके जा रहा है तो उस समय हम ये कह सकते हैं कि इसका बिहेवियर एसिडिक, बट दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सो बेटर वी विल नॉट गो फॉर इट। मुझे सिर्फ इतना बताना है कि भाई जो कंपाउंड, जैसे शुगर का भी एग्जाम्पल है, तो ग्लूकोज अगर हम ले C6H12O6, तो इसके अंदर इतने सारे 12 हाइड्रोजन है। ये जो ऑक्सीजन 6 जो है उसमें से लगभग 5 ऐसे होते हैं जो OH के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं उस मॉलिक्यूल में, लेकिन 5 में से एक भी आयोनाइज नहीं होता है व्हेन शुगर इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। ना ही H प्लस आयन निकल के आता है उसमें से बाहर और ना ही OH माइनस आयन निकल के आता है। तो फिर ये कंपाउंड कैसा हो गया? न्यूट्रल हो गया, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर। मतलब H का होना या OH का होना दैट इज नॉट द सफिशियंट कंडीशन फॉर द कंपाउंड टू बी एसिडिक और बेसिक इन नेचर। क्या जरूरी है? होने के साथ साथ वो फर्निशेबल होना चाहिए, उसके हमें अलग करते आना चाहिए। जब उसका सोल्यूशन बने तो वो H प्लस OH माइनस को रिलीज करना चाहिए। अगर उसने रिलीज किया तो ही वो एसिड या बेस होगा, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ आयन विच इट हैज रिलीज्ड। ओके, सो दिस इज अबाउट द बेसेस एंड एसिड्स, बेसिक इंफॉर्मेशन है। दिस इज वेरी मस्ट, यू शुड नो इट एंड रिमेम्बर इट। याद करने के लिए अच्छा है कि आप उसे याद रख लो। कंसेप्चुअलाइज अगर याद रखोगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू स्टडी chemistry. Okay, now we'll go for the next topic about the preparation of bases. Okay, so let us see. So now we will talk about the preparation of the bases. अब बेसिस के प्रिपरेशन में बहुत सारी मेथड्स है हमारे पास। उसमें एक देखो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, सोल्यूबल मेटालिक ऑक्साइड की जो रिएक्शन है विथ वाटर, देन अमोनिया रिएक्शन विथ वाटर, देन some metals they do react with water to form the bases, है ना। देन प्रेसिपिटेशन ऑफ सम मेटल हाइड्रोक्साइड्स, वो देखेंगे हम। उसके बाद में थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ दी कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स, है ना। इतनी डिफरेंट वैरायटी ऑफ देयर आर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेसिस। उसमें सबसे पहला लेंगे हम लोग डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या बोला? डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या, जो एलिमेंट्स है जिससे हमें वो ऑक्साइड बनाना है, हमने क्या बोला यहाँ पे? प्रिपरेशन ऑफ बेसिस। बेसिस दो होते हैं, मेटल के ऑक्साइड और उनके हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड हम डायरेक्ट मेथड से नहीं बना सकते क्योंकि हाइड्रोक्साइड में निगेटिव आयन में क्या है? ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो वो बनाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम क्या बना सकते हैं? ऑक्साइड्स। तो मेटल के ऑक्साइड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे भैया? मेटल्स विल बी ट्रीटेड विथ ऑक्सीजन। अब मेटल को अगर आप हीट करेंगे, मान लो कैल्शियम है, कि कैल्शियम इज हीटेड इन ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। अब ये बैलेंसिंग अलग पार्ट हो गया उसका। अब मान लो सोडियम है तो सोडियम विल अगेन रिएक्ट विथ वाटर ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, है ना। तो ये यहाँ पे ये कर दिया कि इस तरीके से बैलेंस हो गया। तो ये तो हो गई मतलब डायरेक्ट मेथड। तो उसके लिए हम क्या बना सकते हैं? केवल मेटल के ऑक्साइड्स बना सकते हैं। दीज मेटल ऑक्साइड्स व्हेन डिसॉल्व इन वाटर दे फॉर्म रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड्स। इस तरीके से और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप। पोटेशियम के साथ करके देखें, यू कैन डू द रिएक्शन विथ पोटेशियम। व्हाट विल हैपन इफ पोटेशियम विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन? अगर मैग्नीशियम का रिएक्शन है, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो क्या बन रहा है? क्या बनेगा यहाँ पे? मैग्नीशियम और मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है? 2 है। अगर आपको ये वैलेंसीज पता है तो आपको फॉर्मूला लिखना बहुत इजी है। अदरवाइज देन यू हैव टू लर्न ए प्लेंटी ऑफ फॉर्मूला। अगर आपको रेडिकल्स याद है देन इट इज ए इजी गोइंग वर्क फॉर यू। क्योंकि देखो यहाँ पे मैग्नीशियम की वैलेंसी भी 2 है, ऑक्सीजन की भी 2 है, तो 1 मैग्नीशियम विल रिक्वायर 1 ऑक्सीजन ओनली। बाकी काम क्या बचा? बैलेंसिंग का। दैट यू कैन डील विथ। ये 2 कर दिया हमने यहाँ पे इस तरीके से। पोटेशियम की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, तो ये वैलेंसी कैसे सेटिस्फाइड करेंगे हम? 2 पोटेशियम और 1 ऑक्सीजन लेकर के ये वैलेंसी पूरी हो जाएगी। दिस हाउ यू कैन डील विथ। तो इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं।
और फॉर्मूला भी इजीली लिख सकते हैं इफ यू नो द रेडिकल्स. सो आई ऑलवेज सजेस्ट स्टूडेंट्स टू बी थरो विथ फ्यू थिंग्स. एक पीरियोडिक टेबल जो होता है वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, रेडिकल्स बहुत अच्छे से आना चाहिए. दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स ऑफ केमिस्ट्री. अगर आपको ये नहीं आ रहे हैं तो फिर तो भैया केमिस्ट्री मतलब पजल है आपके लिए. कैसे पढ़ोगे आप केमिस्ट्री? चलिए जाने दीजिए. लेट अस होप दैट यू हैव लर्न ऑल दिस थिंग्स एंड विल गो अहेड. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग. हमारे पास सेकेंड वाला जो है सोल्यूबल मेटालिक ऑक्साइड. ऐसे मेटल के ऑक्साइड विच आर सोल्यूबल इन वाटर. हमें वही लेने हैं बिकॉज वी आर गोइंग टू रिएक्ट दिस ऑक्साइड्स विद वाटर. तो अगर इनको वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो जैसे मान लो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको अगर आपने वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो क्या बनेगा? MgOH ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. अब ये कहां से आया? देखो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन अगर आपको पता हो तो कैसे लिखते हैं? OH माइनस मतलब -1 चार्ज है और मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज होता है +2. तो ये बैलेंस करने के लिए यहाँ पे OH हमें कितने चाहिए? 2 चाहिए. ठीक है, बाकी आप बैलेंस कर लीजिए. तो ये हो गया आपका एक मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब मान लो कैल्शियम ऑक्साइड है आपके पास में, तो करके देखो. यू जस्ट ट्राई इट आउट हाउ टू डू दैट. कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर क्या आ जाएगा प्रोडक्ट? देखो आप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो इस तरीके से आपका बन गया भैया बेस. कहां से बन गया? एक ऐसा ऑक्साइड मेटल का हमने लिया विच इज सोल्यूबल इन वाटर. इनसोल्यूबल कंपाउंड जो वाटर में होंगे ही नहीं तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे भी नहीं. उनके बनाने के तरीके अलग है, नीचे दे रखे हैं, विल टॉक अबाउट इट लेटर. इसके अलावा भी आप जितने भी है पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, दीज आर ऑल्सो वाटर सोल्यूबल. तो आप इनको ले करके बना सकते हैं वाटर में डिसॉल्व करके उनके हाइड्रोक्साइड. ठीक है, अगर आप नोटिस करें तो ये कहाँ के मेंबर्स है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, दीज आर द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 2. मतलब ये चीज आप कोरिलेट करना सीख जाओ कि भैया पीरियोडिक टेबल में हमें कहाँ चीजें मिल रही है, कौन किससे है. तो अभी ये वाली जो चीजें हैं ग्रुप 1 की, ग्रुप 2 के जो मेटल्स हैं दे आर वेरी रिएक्टिव. उनके जो ऑक्साइड्स है वो कैसे है? वाटर सोल्यूबल है. तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, चल नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक. अगली बात देखते हैं क्या है. नेक्स्ट है अमोनिया. What is the formula of ammonia? NH3. NH3 को आप वाटर में डिसॉल्व कर दो. इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर. बहुत ज्यादा एफिनिटी होती है उसको वाटर से. तो इट फॉर्म्स NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड. अ वेरी कॉमन रिएजेंट इन द लेबोरेटरी. लेबोरेटरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन रिएजेंट है जो हमारे काम में आता है. तो क्या करते हैं वो? सिंपली अमोनिया इज डिसॉल्व्ड इन वाटर. ठीक है, इसके बाद में अपने पास मेथड है सम मेटल्स. मेटल्स कौन से? अगर आपको याद हो तो एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स आपने पढ़ रखा है ना. तो एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में क्या किया भैया हमने? बहुत रिएक्टिव मेटल्स से लीस्ट रिएक्टिव मेटल को लाइन से लगा दिया ऊपर से नीचे. और उसमें हमने यही चीज सीखी हुई है कि जो बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं दे रिएक्ट विथ वाटर. उसमें से कुछ तो बहुत विगरस रिएक्शन देते हैं. लाइक पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल. तो वो क्या है कि भैया वाटर में डालते ही एक्सप्लोजन हो जाएगा. ठीक है, तो पोटेशियम अगर वाटर में डालेंगे तो सोडियम जो है, सोडियम का अगर पीस है और आपने वाटर में डाल दिया तो क्या होगा? इट कम्स अप इन द वाटर. ऊपर आकर के वो एक डार्क बनाता है, गोले जैसा बनाता है, छोटा सा छोटी गोली हमको दिखाई देती है. वो उस पानी के ऊपर तैरती है और धीरे से फिर क्या हो जाता है? इट कैचेस फायर. एंड फाइनली व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म वो देखते हैं हम यहाँ पे. व्हाट वी वांट टू डू इज प्रिपरेशन ऑफ द बेसेस. हम उनसे बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं. सोडियम डाल दिया भैया अपन ने पानी के अंदर. तो एक्टिव मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन. कर देते हैं हाइड्रोजन रिलीज. चलो ये हो गया हाइड्रोजन रिलीज. और क्योंकि ये एक्टिव है सोडियम, तो सोडियम का ऑक्साइड अगर बना तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू बेस NaOH. मतलब क्या बना लिया आपने? आपका जो सोल्यूशन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? बेसिक इन नेचर. वाटर जो है वो बेस बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड. ऑल द एक्टिव मेटल लिबरेट हाइड्रोजन विथ वाटर, है ना. अब मान लो मैग्नीशियम. हाँ, एक और चीज है इसके अंदर कि ये जो रिएक्टिविटी है मेटल्स की विद वाटर इट गोज ऑन चेंजिंग. जैसे मैंने पोटेशियम के लिए कहा कि उसकी रिएक्शन कैसी होती है? एक्सप्लोसिव होती है. सोडियम की एक्सोथर्मिक है, थोड़ी विगरस है, लेकिन इतनी भी ज्यादा एक्सप्लोसिव नहीं है एज दैट ऑफ द पोटेशियम. अब आप नीचे आ जाओ. कैल्शियम में एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बट अगेन इट वोंट कैच ए फायर. फायर तो नहीं पकड़ेगा, बस केवल वो गर्म हो जाएगा पानी.
and it will form Ca will react with water to form CaOH twice and hydrogen. Here I have not balanced the equations, so don't get confused with that. Balancing तो आपको करनी ही होती है. I hope you know all that. तो मैंने उस पर फोकस नहीं किया यहाँ पे. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि आपको क्या प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं. एक तो हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, दूसरा आपका बन रहा है बेस. ठीक है, तो ये हो गया एक्टिव मेटल्स. अब जैसे आप सीरीज में नीचे आ जाते हो थोड़ा सा, जैसे मैग्नीशियम आ जाता है, तो मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर. ये अब तक जो हमने एग्जांपल देखे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनकी जो हम बात कर रहे थे, ऑल ऑफ दीज मेटल्स रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर. लेकिन मैग्नीशियम पर अगर आप आ जाते हो तो मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर. तो गर्म पानी के साथ उसकी रिएक्शन होती है. एंड मैग्नीशियम जो है इट रिएक्ट विद द वार्म वाटर, हॉट वाटर टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज रिलीज. हाइड्रोजन तो रिलीज होगा, ये तो कॉमन कंसेप्ट हो गया. वैसे ही याद रख लेना कि हाइड्रोजन विल बी रिलीज एंड इट विल फॉर्म द ऑक्साइड. वैसे ही आयन का भी है. आयन की तो और कंडीशन देनी पड़ती है हमें, बहुत रेड हॉट आयन करना पड़ता है और स्टीम पास करनी पड़ती है, तब जाकर के वो रिएक्ट करता है वाटर से एंड देन इट फॉर्म्स इट्स रिस्पेक्टिव ऑक्साइड अलोंग विथ हाइड्रोजन. तो ये हो गया भैया मेटल्स वाली कंसेप्ट कि भाई कैसे मेटल्स रिएक्ट करते हैं विथ वाटर टू फॉर्म दी बेसेस. ऑल दीज ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ये जो कुछ भी अपने को प्रोडक्ट मिल रहा है, ये क्या है, ये दीज आर द बेसेस. ठीक है, अब इसके बाद में अगली जो है रिएक्शन, ये हमने क्या देखा, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, soluble metallic oxide, ammonia, metals, how do they react with water? Now we'll talk about the precipitation of metal hydroxide. ये मेथड उन हाइड्रोक्साइड्स के लिए है, उन बेसेस के लिए है जो वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं. उनको हम डायरेक्ट नहीं बना सकते, उनके लिए इनडायरेक्ट टेक्निक होता है. क्या करते हैं कि उनका सॉल्ट लेते हैं एंड दैट सॉल्ट इज ट्रीटेड विथ स्ट्रॉन्ग अल्कली. उसको हम स्ट्रॉन्ग अल्कली से ट्रीट करते हैं टू गेट दी हाइड्रोक्साइड. जैसे मान लो कॉपर है आपके पास, CuSO4, कॉपर सल्फेट का सॉल्ट है आपके पास में. इफ दिस सॉल्ट इज ट्रीटेड विथ NaOH के साथ अगर आपने ट्रीट किया तो ये जो कॉपर है इट विल फॉर्म CuOH ट्वाइस प्लस Na2SO4. ये बन गया सॉल्ट और आपका बेस. मतलब हमने स्ट्रॉन्ग बेस से क्या बनाया, एक वीक बेस बनाया, मतलब ऐसा बेस बना विच इज वाटर इनसोल्यूबल. अब ये क्योंकि वाटर इनसोल्यूबल है, इट विल फॉर्म ए प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय डाउनवर्ड एरो. नीचे एरो बना करके हम बताते हैं कि भैया ये प्रेसिपिटेट है, इट वोंट गेट डिसॉल्व. आपको सॉलिड पार्टिकल टेस्ट ट्यूब में देखने को मिल जाएंगे. ठीक है, तो ये हो गया आपका ये वाला रिएक्शन. मान लो फेरस है तो फेरस सल्फेट है FeSO4, तो FeSO4 क्या है, फेरस सल्फेट विल रिएक्ट विथ NaOH. तो ये क्या बनाएगा, NaOH ले लो, KOH ले लो, NH4OH लो. यू कैन टेक डिफरेंट वेराइटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो एंड देन इट विल फॉर्म दी FeOH ट्वाइस फेरस. क्योंकि यहाँ पे फेरस है, देखना आप आयन की दो वैलेंसी होती है. इफ यू रिमेम्बर Fe2 प्लस एंड Fe3 प्लस, कम वाली वैलेंसी को OUS सफिक्स लगाते हैं और जो बड़ी वैलेंसी होती है उसे हम क्या लगाते हैं, IC. तो यहाँ पे मैं बोल रही फेरस सल्फेट यानी उसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 वैलेंसी है, इसलिए यहाँ पे OH2 लगा. एक और एग्जांपल देखेंगे देन आई विल टेल यू अबाउट दी फेरिक. चलो, तो यहाँ पे हो गया आपने फेरिक हाइड्रोक्साइड बना दिया एंड Na2SO4 बना लिया आपने, है ना. अब मान लो FeCl3 है. अब देखना यहाँ पे क्या है, FeCl3 मतलब ये फेरिक क्लोराइड है. Fe की वैलेंसी 3 है यहाँ पे, इसको ट्रीट कर दो NaOH से तो आपको मिल जाएगा FeOH थ्राइस. तो इस तरीके से आपने, ये सारे प्रेसिपिटेट होते हैं, मतलब ऑल दीज हाइड्रोक्साइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर. सो नाउ लास्ट मेथड देखो यहाँ पे, थर्मल डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन से आप समझते हैं कि एक बड़े मॉलिक्यूल को हीट करके उसके टुकड़े कर देना, दैट इज डिकम्पोजिशन. और यहाँ पे वर्ड हीट यूज किया, दैट इज इन रेफरेंस टू थर्मल डिकम्पोजिशन. इलेक्ट्रोलाइटिक भी होता है, थर्मल भी होता है. यहाँ पे थर्मल मीन्स हीट करके. किसका कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2 वैरायटी दी इन्होंने, कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स. तो अगर मान लो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, तो CaCO3 को अगर आपने हीट किया है ना, तो क्या होगा, CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का आपका इवॉल्व हो गया और कैल्शियम ऑक्साइड बन गया. मेटल का ऑक्साइड मतलब क्या, इट इज ए बेस. तो इस तरीके से आपने क्या बना लिया, बेस बना लिया.
बाय हीटिंग दी कार्बोनेट सॉल्ट, है ना। तो अगर मान लो अपन कैल्शियम का नाइट्रेट ले लेते हैं, CaNO3 ट्वाइस कैल्शियम नाइट्रेट अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस NO2। तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस है इट विल बी इवॉल्व। इसके अलावा ऑक्सीजन भी इवॉल्व हो जाती है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स ऑन हीटिंग गिव देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स एंड डिफरेंट गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गई जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेसेस। इसके बाद टॉपिक जो आता है दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस ऑफ बेसेस, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। Okay, till then, thank you for watching the video. Please revise this and try to prepare your own notes. Thank you.